हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 5। अगर आप लोग चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर इसके पीछे का चैप्टर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले वो चैप्टर देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारी बात की है, मौर्य समाज, मगध साम्राज्य, जैन बौद्ध धर्म के बारे में बात की है। तो आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, क्या बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे आपको हर जो नोटिफिकेशन आप मिलती रहेगी, जिसमें हम जो भी बात करेंगे, जो नया चैप्टर अपलोड करेंगे, उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलती मिलती रहेगी। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। चैप्टर जो हमारा कौन सा चैप्टर? चैप्टर 5 हमारा होने वाला है। ठीक है। तो बिंदुसार के बारे में बात करते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त, क्वेश्चन हमारा जो क्या कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पुत्र कौन या पुत्र कौन था? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसारी था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन है? चंद्रगुप्त का सीरियस अगर पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है, तो कौन होगा? बिंदुसार होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो भी बिंदुसार ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? बिंदुसार जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा था 298 ईसा पूर्व में वो मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में बैठा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बिंदुसार को किन किन नामों से जाना जाता है? बिंदुसार को किन किन नामों से जाना जाता है? तो भद्रसार और वारिसार। भद्रसार और वारिसार से हम लोग बिंदुसार को जानते हैं। तो जो मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर बनाया है, वन लाइनर क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी अभी फ़िलहाल के लिए एमटीएस के लिए जो पैटर्न चेंज हुआ है, सेशन 1 सेशन 2 में किया गया है। तो सेशन 2 में जीके का क्वेश्चन है और इंग्लिश का है। और जो सेशन 1 है उसमें मैथ और रीजनिंग है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और ये जो सेशन 2 है जिसमें जीके है और इंग्लिश है, ये जो आपको है इसी पे मेरिट बनेगा। तो आपको फोकस करना है जीके पे और इंग्लिश पे। तो आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ पढ़ते रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन ही इसको किया है। जो भी है सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है। इसमें मैंने हर कुछ तरह क्वेश्चन बनाया है जो कि वन लाइनर से क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे पिछले वाले तो पिछले वाले वीडियो देख लीजिए। उसमें भी मैंने वन लाइनर क्वेश्चन ही किया है और सेलेक्टेड क्वेश्चन ही है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अमित्र घात की उपाधि किसने धारण की? अमित्र घात की उपाधि किसने धारण की? तो बिंदुसार ने की। किसने की? बिंदुसार ने की। अमित्र घाट की उपाधि किसने धारण की? तो बिंदुसार ने की। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें अमित्र घाट का मतलब होता क्या है, तो अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रु का जो विनाश करता है ना, उसको बोलते हैं। शत्रु का जो विनाश करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमित्र घाट बोलते हैं। क्या? अमित्र घाट बोलते हैं। मतलब शत्रु का जो विनाश करता है वो अमित्र घाट हो गया। ठीक है। मतलब हम समझ में आ गया अमित्र घाट का मतलब क्या होता है। तो अमित्र घाट को उपाधि क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या किसको मिला है? बिंदुसार को मिला है। किसको मिला है? तो बिंदुसार को मिला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में आने वाले मिस्र के शासक टॉलमी का दूत कौन था? अब क्वेश्चन में कह रहा क्या है कि बिंदुसार के दरबार में जो आया था वो मिस्र का शासक टॉलमी था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मिस्र का शासक कौन है? तो मिस्र का शासक कौन है? टॉलमी है। मिस्र का शासक कौन है? टॉलमी है मिस्र का शासक। क्वेश्चन में उस क्या कहा जाए कि मिस्र के शासक कौन थे उस समय? बिंदुसार के समय में मिस्र के शासक कौन थे? तो टॉलमी थे। ठीक है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुसार के दरबार में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बिंदुसार के दरबार में आने वाले मिस्र के शासक टॉलमी का दूत कौन था? मतलब बिंदुसार के जो दरबार में आए थे वो मिस्र के शासक टॉलमी का दूत कौन था? तो मिस्र के राजदूत थे डायनोसियस। क्या नाम है? डायनोसियस। जो मिस्र के राजदूत थे वही थे। ठीक है। मिस्र के राजदूत थे वो डायनोसियस थे। ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंड्रियोकस का दूत डायमैक्स। डायमैक्स जो है वो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटीओकस था पहले। तो आप लोग को ये जानना है कि सेल्यूकस के उत्तराधिकारी कौन थे? तो एंटीओकस थे। कौन थे? एंटीओकस। सेल्यूकस के उत्तराधिकारी कौन है? तो एंटीओकस है। सेल्यूकस के उत्तराधिकारी कौन है? एंटीओकस। और एंटीओकस का दूत था डायमैक्स। कौन था? एंटीओकस का
दूत कौन था? डायमैक्स था, जो दरबार में आया था, ठीक है ना। तो किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटिओकस का दूत डायमैक्स किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। यहाँ पे डायमैक्स हो जाएगा, डायमैक्स डेमैक्स नहीं, ठीक है, डेमैक्स नहीं, ठीक है, बिंदुसार है, ठीक है, बिंदुसार था। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? बिंदुसार के राज्य का संचालन कौन था? बिंदुसार का जो राज्य का संचालन कर रहा था वो कौन था? तो चाणक्य था। कौन था? चाणक्य। तो कौन था? चाणक्य था। बिंदुसार के राज्य का संचालन कौन था? चाणक्य था। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में एक विद्रोह हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तक्षशिला विद्यालय, तक्षशिला के पास, तक्षशिला में हुआ था विद्रोह। कहाँ हुआ था? तक्षशिला में हुआ था। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और 9वां क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है? बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंदुसार जो था किस धर्म को मानता था? तो वो मानता था किसका? ब्राह्मण धर्म को मानता था। ब्राह्मण धर्म को वो मानता था बिंदुसार के, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बिंदुसार कितने पुत्र? बिंदुसार के 100 पुत्र थे। पहला जो चाल था सुशीलम नाम का था। पहला जो चाल था कौन था? सुशीलम था। कौन था? सुशीलम था। पहला चाइल्ड सुशीलम था। और जो दूसरा पुत्र था वो था अशोक। कौन था दूसरा पुत्र? अशोक था। सम्राट अशोक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सम्राट अशोक है, वो अशोक थे। बिंदुसार का दूसरा पुत्र कौन था? सम्राट अशोक, ठीक है। पहला पुत्र कौन था? शीलम था और सुशीलम था। और इनके कितने चाइल्ड थे? तो 100 थे, ठीक है, 100। काफ़ी बच्चे था इनके पास, 100 बच्चे थे, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है? बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? बिंदुसार का जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 273 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 273 ईसा पूर्व में हुई थी उनकी मृत्यु, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी, सबका काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ वो सारे एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग सारे को ध्यान से पढ़ते रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या करना है? अशोक के बारे में पढ़ना है। क्या बात करना है? अशोक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अशोक जो कौन था? बिंदुसार का, अभी बताया मैंने, कौन था? अशोक कौन था? बिंदुसार का दूसरा पुत्र था ना, दूसरा पुत्र था ना, दूसरा पुत्र था कौन था? अशोक था, ठीक है। और पहला पुत्र कौन था? सुशीलम था। पहला पुत्र कौन था? सुशीलम था, ठीक है। पहला पुत्र कौन था? सुशीलम था। तो बात करते हैं भाई अशोक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या करें? मौर्य राजाओं में सबसे महान सम्राट कौन थे? मौर्य राजा जो होते हैं उस समय सबसे महान सम्राट कौन थे? तो अशोक थे। वो इसीलिए बोलते हैं इनको क्या? सम्राट अशोक। क्या बोलते हैं? सम्राट अशोक इसीलिए बोलते हैं, जो बहुत महान राजा थे इसलिए इनका नाम पड़ गया था। क्या पड़ गया था? टाइटल क्या मिल गया था? सम्राट अशोक का टाइटल मिल गया था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? अशोक जो है मगध की गद्दी पर वो कब बैठा था उसके बारे में बात करें। 269 ईसा पूर्व में वो मगध की गद्दी पर बैठा था। 269 ईसी बीसी में, 269 बीसी में वो मगध की गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है, अशोक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं। तो अशोक की राजधानी का क्या नाम था? अशोक ने अपनी एक राजधानी बनाई थी, उनका नाम क्या था? पाटलिपुत्र। राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र नाम था। और अभी इसी को फिलहाल को पाटलिपुत्र में क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं, ठीक है। और पटना कहाँ है वो आप लोग को पता ही होगा। पटना कहाँ पड़ता है? पटना कहाँ पड़ता है? पटना पड़ता है बिहार में। अगर जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनको तो मालूम होगा पटना कहाँ पड़ता है, और बाहर के भी जो है उनको भी काफ़ी मालूम होता है। अगर जिनको नहीं मालूम हो जाने से, बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि अशोक ने कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा? अशोक ने कौन से राज्य को जीता था? अशोक ने एक राज्य को जीता था, उस राज्य का नाम था क्या? कलिंग नाम था। क्या नाम था? कलिंग राज को जीता था। अशोक ने कलिंग राज को जीता था। और कब जीता था? क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है, क्वेश्चन में कब है कि कब जीता था। तो कब जीता था? 261 ईसा पूर्व में वो जीता था कलिंग राज को, कब, ठीक है। तो अशोक ने किस राज को जीता था? तो कलिंग राज को। और 261 ईसा पूर्व में, इससे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने किस राज को जीता था? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था, मतलब क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को 3-4 बन सकता है, घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने इसी तरह बनाया क्वेश्चन है।
ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? अशोक का जो अभिलेख लिखे थे वो किस लिपि में लिखे थे? एक ब्राह्मी लिपि में और खोस्ती लिपि में लिखे थे। दो लिपि में लिखे थे, ब्राह्मी और एक खोस्ती लिपि में अशोक की लिपि लिखी, अभिलेख लिखी गई थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, अशोक के शासनकाल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? अशोक के शासनकाल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली में थी। क्या थी, कौन सी भाषा थी? तो पाली लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी? तो पाली लैंग्वेज थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार सी का जो शिष्य है, मतलब सर, जो हेड बोलते हैं इसको, हेड, वो अशोक के कहाँ के स्तंभ पर बनाया गया? मतलब कहाँ अशोक का जो चार सी का जो शिष्य है अशोक का वो कहाँ के स्तंभ पर बनाया गया? कहाँ बना गया है वो स्तंभ? तो कहाँ बना हुआ है? सारनाथ यूपी में। कहाँ बना हुआ है? सारनाथ यूपी में वो स्तंभ बना हुआ है अशोक के चार सी वाला जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? सारनाथ यूपी में बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है अशोक किस धर्म का अनुयायी था? अशोक का बात करें तो अशोक किस धर्म का अनुयायी थे? तो वो बौद्ध धर्म के थे। कौन सा धर्म के थे? तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो क्वेश्चन अगर हमारा ये कहता है कि अशोक के पुत्र का क्या नाम था? तो महेंद्र नाम था। क्या नाम था? महेंद्र नाम था। और अगर याद करने का है तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। श्रीलंका में भेजा था। तो अगर हम लोग याद करना चाहें कि अशोक के पुत्र का क्या नाम है, तो महेंद्र नाम है। तो महेंद्र से अगर याद करने का तरीका चले तो महेंद्र सिंह धोनी, जो आप लोग जानते हैं वो सब कोई, महेंद्र सिंह धोनी को आप लोग सबको जानते हैं, मतलब एम एस धोनी को सबको जानते होंगे। ठीक है, तो एम एस धोनी, अगर एम एस का एम का मतलब क्या होता है? महेंद्र होता है। ठीक है, तो एम का मतलब महेंद्र होता है। महेंद्र ने, मतलब धोनी ने, वर्ल्ड कप जो हुआ था 2011 का, वो श्रीलंका को ही हरा कर जीता था ना। श्रीलंका को ही हरा कर जीता था, मतलब जो महेंद्र सिंह धोनी है, कैप्टन इंडिया के थे, जो श्रीलंका को वर्ल्ड 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था वो श्रीलंका को हरा कर जीते थे। तो इसलिए याद कर सकते हैं कि कहाँ भेजा गया था महेंद्र को? तो श्रीलंका में भेजा गया था। ठीक है, उससे याद हो जाएगा, श्रीलंका में भेजा गया था। और अगर पुत्री की बात करें, पुत्री संघमित्रा, तो साथ में संघमित्रा भी थे, मतलब पुत्री महेंद्र के साथ में कौन थी? संघमित्रा भी थी। तो संघमित्र से कैसे याद करेंगे? तो उनकी पुत्री का नाम था संघमित्र, महेंद्र के भी सारे दोस्त हैं। संघमित्र उनको भी भेजा गया था, श्रीलंका में भेजा गया था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग हमेशा सेलेक्टेड क्वेश्चन को लाते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा। और अभी फ़िलहाल के लिए एसएससी एमटीएस का जो है उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमटीएस में तो आप लोग को पता ही चला होगा, पैट सेशन 2 में बैठा हुआ है। तो जो फोकस जो ज़्यादा करना है, इंग्लिश और जीके पे फोकस करना है। ठीक है, तो जीके को काफ़ी इम्पोर्टेंट करना है, मजबूत बनाना है। तो जीके के लिए हम लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, करंट अफेयर सब पढ़ना पड़ेगा, जो मैं सारे चीज़ को पढ़ाऊँगा, आप लोग को बताऊँगा। तो पहले अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिविक्स भी पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग हिस्ट्री को पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, अशोक का गुरु कौन था? अशोक के जो गुरु थे, गुरु का क्या नाम था? उपगुप्त नाम था। क्या नाम था? उपगुप्त। अशोक के गुरु का क्या नाम था? उपगुप्त थे। और ये बौद्ध भिक्षु थे। क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे उप अशोक के गुरु। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो अशोक की माता कौन थी? अशोक की माता का नाम था शुभ्रदंगी। क्या नाम था? शुभ्रदंगी नाम था। क्या नाम था? शुभ्रदंगी नाम था। शुभ्रदंगी नाम था। माता का नाम क्या था? शुभ्रदंगी नाम था। दुरंगी सिख। ठीक है, शुभ्रदंगी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हमारा। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अभिषेक के अभिलेख के कितने भाग में बांटा? अभिषेक को अशोक के जो अभिलेख था उसको 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया। पहला था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख और तीसरा था गुहा लेख। पहला क्या था? शिलालेख था, दूसरा था क्या? स्तंभ लेख था और तीसरा था गुहा लेख था। ठीक है, तो अब
अशोक के अभिलेख कितने थे? 3 थे, और पहला जो था शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख थे। ठीक है, तो इसी पहला जो शिलालेख से रिलेटेड हम लोग को हमने बहुत सारे शिलालेख हैं उसके बारे में बताने की कोशिश की। नीचे जो हमारा वीडियो है नीचे है, उसमें मैंने 14 जो शिलालेख है अभिषेक अशोक के 14 शिलालेख हैं उसी के बारे में मैंने बात की है। तो चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो जो हमारा पहला जो अशोक के 14 शिलालेख है उसमें पहला शिलालेख क्या कह रहा है कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, इसमें क्या कही, पशु बलि की निंदा की गई है। इसमें जो है हम लोग पशु बलि की निंदा किए हैं। निंदा, ये जो शिलालेख है इसको, इस शिलालेख को हम लोग क्या बोलते हैं? शाहबाज गद्दी। क्या बोलते हैं? शाहबाज गद्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाहबाज गद्दी बोलते हैं। ठीक है ना, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। इस पशु बलि निंदा को क्या बोलते हैं? शाहबाज गद्दी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? शाहबाज गद्दी। क्या बोलते हैं? शाहबाज गद्दी। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? शाहबाज गद्दी बोलते हैं। और ये इसका जो स्थान था वो कहाँ था? पेशावर में। कहाँ था? पेशावर में था। और ये पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो पहला जो अभिलेख है, पहला अभिलेख का क्या नाम था? शिलालेख का क्या नाम था? शाहबाज गद्दी नाम था। और ये कहाँ है? तो पेशावर में है। और इसमें किसकी निंदा की गई? तो पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में। जो नेक्स्ट जो हमारा है, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा खुलवाना और उनमें औषधि की व्यवस्था करना। ये जो दूसरा अभिलेख है, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा दिलवाना मतलब इलाज करवाना, और उसमें औषधि मतलब मेडिसिन की भी व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये जो है अभिलेख का नाम क्या है? शिलालेख का क्या नाम है? मन सेहरा। क्या नाम था? क्या नाम है? मन सेहरा। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? मन सेहरा। क्या नाम है इसका? मन सेहरा। ठीक है, और ये जो मन सेहरा है ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। और हजारा ज़िला होता है, हजारा ज़िला पाकिस्तान में है। वहाँ पे क्या है नाम है? हजारा ज़िला में। कहाँ है? हजारा ज़िला में है, पाकिस्तान में ही है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट में। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा क्या कह रहा है? राजकीय पद, जो तीसरा अभिलेख है वो है राजकीय पदाधिकारी को आदेश प्रति 5 वर्षों के बाद धर्म प्रचार के लिए दौड़ पर जाना। मतलब इनको क्या मिला हुआ है कि प्रचार करना है 5 वर्ष के बाद, धर्म प्रचार के लिए दौड़ पर जाना है प्रति 5 वर्षों में। मतलब 5 वर्ष में, जो हर 5 वर्षों में इनको धर्म प्रचार के लिए जाना है राजकीय पदाधिकारी को। ठीक है, तो ये जो अभिलेख है, तीसरा अभिलेख है, इसका नाम क्या है? नाम है कालसी नाम है। क्या नाम है? कालसी नाम है। इस शिलालेख का क्या नाम है? कालसी नाम है। और ये कहाँ पड़ता है? पड़ता है देहरादून में। कहाँ पड़ता है? देहरादून में। कहाँ पड़ता है? देहरादून में। देहरादून कहाँ है? यूपी में। आप लोग को पता ही है देहरादून कहाँ है? यूपी में। ठीक है, इस अभिलेख का नाम क्या है? कालसी नाम है। क्या नाम है? कालसी। ठीक है, इस शिलालेख का नाम है कालसी शिलालेख नाम है। और ये जो है कहाँ पर रहा है? देहरादून में पड़ रहा है। देहरादून में पड़ रहा है। ठीक है, अब चौथा बात करते हैं, फोर्थ वाले पे बात करते हैं। तो सनातन नियमों की व्याख्या है इसमें। चौथा में क्या है? इसमें सनातन नियमों की जो है व्याख्या की गई है। शिलालेख में क्या की गई? चौथा शिलालेख में क्या है? सनातन नियमों की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये जो सनातन नियमों की व्याख्या की गई है शिलालेख जो है इसका, ये कौन सा शिलालेख का नाम है? इसका नाम क्या है? गिरनार नाम है। क्या नाम है? गिरनार। गिरनार। इस शिलालेख का क्या नाम है? गिरनार नाम है। ठीक है, इस शिलालेख का क्या नाम है? गिरनार नाम है। और ये जो गिरनार है वो कहाँ पड़ता है? जूनागढ़ के समीप। कहाँ पड़ता है? जूनागढ़। कहाँ पड़ता है? जूनागढ़ के समीप पड़ता है ये गिरनार। कहाँ पड़ता है? जूनागढ़ के समीप पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें धर्म, पाँचवा जो शिलालेख है उसमें बात किया गया जिसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। इसमें जो धर्म महामात्र, जो धर्म है अपनाए जा रहे हैं उस धर्म को नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो ये जो पाँचवा शिलालेख है ये कहाँ, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? सोपरा नाम है। क्या नाम है? सोपरा। ये जो पाँचवा है इसका नाम है सोपरा नाम है। ठीक है, ये पाँचवा जो अभिलेख शिलालेख है इसका नाम क्या है? सोपरा है।
और ये जो पड़ता है सोपरा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के थाना जिला में, महाराष्ट्र के कहाँ? थाने जो जिला है उसमें पड़ता है सोपरा। ठीक है, इस जिले का क्या नाम है? सोपरा नाम है, याद कर लिख लीजिए आप लोग, सोपरा नाम है। और ये पड़ता कहाँ है? थाने में। थाने कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट कौन सा है? छठा शिलालेख है, जिसमें आत्म लिखा हुआ है। आत्मनियंत्रण पर बल करना है, आत्मनियंत्रण पर बल करना है। ठीक है, छठा शिलालेख में क्या है? ये आत्मनियंत्रण पर बल है। और ये जो है इस शिलालेख का नाम है धौली नाम है। क्या नाम है? धौली। इस शिलालेख के क्या नाम है? धौली नाम है। क्या नाम है? इस शिलालेख का धौली नाम है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये कहाँ पड़ता है? धौली जो पड़ता है उड़ीसा के पुरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा पुरी में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पुरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पुरी में। पुरी कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है, तो उड़ीसा का पुरी में पड़ता है। और इस आत्मनियंत्रण पर बल का शिलालेख का नाम क्या है? धौली नाम है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग नोट कर दिए होंगे आई होप। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। और जो सातवां और आठवां क्वेश्चन की बात करें, सातवां और आठवां जो अभिलेख है, शिलालेख है, सातवां और आठवां शिलालेख है, ये तीर्थ यात्रा का वर्णन करता है। जो सातवां और आठवां दोनों दोनों जो है ये तीर्थ यात्रा का ही वर्णन करता है। ठीक है, तीर्थ यात्रा का वर्णन करता है सातवां और आठवां। ठीक है, बात करते हैं ये तीर्थ यात्रा का जो शिलालेख है ये कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो ये पड़ता है जो इसका पहला जो नाम है तीर्थ यात्रा, जो सातवां और आठवां का जो वर्णन किया गया है, जो सातवां जो नाम है जौनगढ़ नाम है। क्या नाम है? जौनगढ़ नाम है सातवां का। शिलालेख का क्या नाम है? जौनगढ़ नाम है। जो सातवां जो हमारा शिलालेख है उसका क्या नाम है? जौनगढ़। क्या नाम है? जौनगढ़। जौनगढ़ नाम है। ठीक है, सातवां का नाम क्या है? जौनगढ़। और बात करें आठवां का क्या नाम है, तो आठवां का हमारा नाम है एरागुड़ी। क्या नाम है? एरागुड़ी। एरागुड़ी नाम है। आठवां का क्या नाम है? एरागुड़ी नाम है। ठीक है, सातवां का नाम जौनगढ़ शिलालेख का, और आठवां का एरागुड़ी नाम है। अब बात करते हैं जौनगढ़ जो है वो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है जौनगढ़। और जो कुंडू ये एरागुड़ी है ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये जो जौनगढ़ जो नाम है सातवां का, जौनगढ़ नाम है, वो कहाँ पड़ता है आपका? जौनगढ़ पड़ता है कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और जो ये एरागुड़ी नाम है आठवां का, आठवां जो शिलालेख है एरागुड़ी, ये कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जो नौवां जो शिलालेख है, नौवां जो शिलालेख है उसमें ब्राह्मण एवं श्रमण के लिए प्रति उचित बर्ताव, मतलब ब्राह्मण और जो भी श्रमण का जो मजदूर है और ब्राह्मण के लिए वो उचित बर्ताव होना चाहिए, मतलब अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। ये नौवां शिलालेख में मिलता है आपको। तो नौवां शिलालेख में क्या है? ब्राह्मण एवं श्रमण के लिए उचित बर्ताव होना चाहिए। ठीक है, श्रमण का मतलब यहाँ पे मजदूर जो होता है वो बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब जो नौवां शिलालेख है उसका नाम क्या है? तो उसके नाम की अगर बात किया जाए तो हम लोग उसको नाम को बोलते हैं रूपनाथ। क्या बोलते हैं? रूपनाथ। क्या बोलते हैं? रूपनाथ। क्या बोलते हैं? रूपनाथ बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? रूपनाथ बोलते हैं। ठीक है, इसका जो नाम नौवां का नाम है रूपनाथ नाम है। और ये कहाँ पड़ता है? रूपनाथ जो एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रूपनाथ का नाम का जो है ये जो ब्राह्मण श्रमण के लिए है ये कहाँ है? एमपी में पड़ता है। ठीक है, ये एमपी में पड़ता है रूपनाथ। समझ में आ गया? और एमपी का अगर बात की जाए तो कहाँ पड़ता है ये भी अगर जान लीजिए, तो एमपी का जबलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जबलपुर में। कहाँ पड़ता है? तो जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, तो जो नौवां श्रेणी के ब्राह्मण के लिए श्रमण के लिए उचित बर्ताव करना है वो रूपनाथ में है। और ये रूपनाथ नाम है और पड़ता कहाँ है? तो एमपी में पड़ता है। और एमपी कहाँ? जबलपुर में पड़ता है। ठीक है,
तो बात करते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा 10वां श्रीलेख पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे, 10वां पढ़ेंगे। तो 10वां की बात करते हैं। जो हमारा 10वां श्रीलेख उसकी बात करें तो घोषणा क्या करें, घोषणा की जाए कि यश और कृति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। घोषणा करना चाहिए कि यश और कृति के लिए नैतिकता होना चाहिए, मतलब सेम अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो बात करते हैं इसका, बात करते हैं इस शिलालेख का नाम क्या है। घोषणा की जाए इस शिलालेख का नाम क्या है, तो नाम है वैराट नाम है। क्या नाम है, वैराट नाम है। इसका नाम क्या है, वैराट नाम है। शिलालेख का क्या नाम है, वैराट नाम है। और ये पड़ता कहाँ है, तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में के जयपुर में। कहाँ पड़ता है, जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में पड़ता है, ठीक है, वैराट नाम है। और ये जो पड़ता है राजस्थान का जयपुर में पड़ता है, ठीक है। 10वां हो गया हमारा। अब 11वां की बात करते हैं। अगर हम लोग 11वां की बात करें श्रीलेख की, तो इसमें लिखा है विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले दान की चर्चा की गई। इसमें जो दान हो रहा है अब अलग अलग अवसर पे उसकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो विभिन्न अवसरों पर दान किए जाने वाले दान की चर्चा की गई है 11वां श्रीलेख में। और 11वां का क्या नाम है, 11 का नाम है सासाराम। क्या नाम है, सासाराम। 11वां का क्या नाम है, सासाराम नाम है, ठीक है। इस श्रीलेख क्या है, सासाराम। इस श्रीलेख का क्या नाम है, सासाराम नाम है, ठीक है। इस श्रीलेख का क्या नाम है, सासाराम है। और ये जो श्रीलेख इसका ये कहाँ पड़ता है, तो बिहार के रोहतास जिला में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, तो बिहार के रोहतास जिला में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, तो बिहार, सासाराम कहाँ पड़ता है, रोहतास में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो रोहतास में पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं अब 13वें की बात कर जाए, 13वें शिलालेख की बात की जाए तो 13वां जो शिलालेख हमारा क्या कह रहा है, 13वां जो शिलालेख है अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष कलिंग विजय के उल्लेख है। मतलब अगर मेन टॉपिक बात करें तो इसमें 8वां जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग पे विजय की बात की गई है, ठीक है। जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग पे विजय की बात की गई है, ठीक है। और इसका नाम है गाविट एवं पालकी गुंडू। इसका नाम क्या है, गाविट एवं पालकी गुंडू। तो इसको याद कर सकते हैं, गाविट से याद कर लेंगे आप लोग। क्या है, तो गाविट है। और ये हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ है, तो हैदराबाद में। क्या नाम है, गाविट। और ये पड़ता कहाँ है, तो हैदराबाद में, ठीक है। पड़ता कहाँ है, तो हैदराबाद में पड़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट में, हम लोग बात करते हैं जो 14वां शिलालेख है। जो हमारा 14वां शिलालेख क्या कर धर्म के रास्ते पर चलने का शिलालेख है। इसमें क्या कहा जाएगा कि धर्म के रास्ते पर चलना है। और ये पड़ता, ये इसका नाम क्या है, एरागोरी। क्या नाम है, एरागोरी। और ये पड़ता कहाँ पे है, तो ये पड़ता है मैसूर में। कहाँ पड़ता है, मैसूर में, मसूरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मसूरी बोलते हैं। धर्म के रास्ते पर चलना है, ये एरागोरी मसूरी, मसूरी में, एरागोरी मसूरी में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने बात की हैं जितने भी है बिंदुसार और अशोक के बारे में बात किए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे हैं। और जो शिलालेख है ये सारे शिलालेख कभी न कहीं एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। शिलालेख के बारे में बात की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शिलालेख हमने जिसमें की बात की है कि जो शिलालेख है वह 14 शिलालेख हैं, ठीक है। इसमें कितना शिलालेख है, 14 शिलालेख हैं। ये सब बात की हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए या कुछ भी चाहिए, कुछ भी हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट में हम जब ज़रूर जवाब देंगे, तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हम लोग उस नए टॉपिक में बात करेंगे, हम लोग उस नए टॉपिक में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा, उसमें बात करेंगे, नया वीडियो करेंगे। तो ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय, थैंक यू।